आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो ये पहली क्लास है जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डिस्कस किया जाएगा। और ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ये क्वेश्चन मतलब ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो टॉपिक आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं ना, तो ये आरसी पहले से ही पेपर में आए हुए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर वाले हैं। तो इसका एक फायदा हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आरसी आते हैं पेपर में। और ये पीओ लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो पीओ लेवल के ये क्वेश्चन है जिनको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं और हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितनी मेहनत की रिक्वायरमेंट है, कितने एफर्ट्स हमें लगाने पड़ेंगे। देखो यार, एक बात तो सिंपल सी है। जब भी आप आरसी वाले क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जैसे ही आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि जो इंग्लिश वाला जो सेक्शन होता है, इंग्लिश लैंग्वेज वाला जो सेक्शन होता है, उसमें उसकी खास बात ये होती है कि एक पार्ट तो उसका होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में, एक पार्ट तो होता है वो जो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब लॉजिकल होता है पूरी तरीके से। ठीक है, लॉजिकल इंग्लिश। अब लॉजिकल इंग्लिश में आपका क्या आता है दोस्तों? इसमें आप पढ़ते हैं ग्रामर को। ठीक है, तो जो ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, ये सब कुछ आपको लॉजिकल इंग्लिश में पढ़ने को मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि दूसरी जो चीजें वो लॉजिकल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो बाकी जो चीजें हैं, जैसे कि अब आप दूसरा पार्ट पढ़ते हैं तो उसका नाम होता है स्टैटिक पार्ट, स्टैटिक इंग्लिश कहते हैं उसको, स्टैटिक इंग्लिश। अब इस स्टैटिक इंग्लिश में आपको क्या क्या मिलेगा? तो देखो, इसमें दो चीजें मिलेंगी। एक तो आपको मिलेगी दोस्तों वोकैबलरी, और दूसरा आपको मिलेगा दोस्तों रीडिंग वाला पार्ट। अब रीडिंग वाले पार्ट में आपको क्या क्या मिलेगा? तो देखो, मैं पॉइंट्स बना के बता देता हूँ। जैसे कि एक तो मिलेगा आपको आरसी, एक मिलेगा आपको क्लोज टेस्ट, ठीक है, फिर इसके बाद मिलेगा आपको मैच द कॉलम, ठीक है, फिर आपको मिलेगा दोस्तों डबल फ्लर्स, डबल फ्लर्स बाद में देखो, पैराजम्बल्स, फिर आपको मिलता है डबल फ्लर्स, या फ्लर्स अकेला लिख लेंगे आप क्योंकि उसमें सिंगल भी आ जाते हैं। ठीक है, और फिर आ जाते हैं वर्ड स्वैप। ये सारी चीजें आपके रीडिंग वाले पार्ट में आ जाते हैं। और वोकेबलरी में तो आप जानते हैं कि सिनोनिम्स आ जाते हैं, एंटोनिम्स आ जाते हैं, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आ जाते हैं। ये सब चीजें होती हैं दोस्तों। तो ये वो चीजें हैं, इनको हम स्टैटिक पार्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस ही करनी है। हाँ, ग्रामर वाला जो पार्ट होता है दोस्तों, इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग का ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ना पड़ता है। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन के थ्रू जब आप उसको एक्सरसाइज करते हैं बार 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 बार, तब जाके इस टॉपिक को आप प्रॉपर तरीके से सीख पाते हैं। तो मतलब देखो यार, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं मैक्सिमम, उनका ये वाला सेक्शन हमेशा अच्छा रहता है, स्टैटिक पार्ट, क्योंकि उन्हें सब कुछ रीडिंग जो वगैरह जो भी उनके सारे सिलेबस वगैरह पढ़ा होता है, सब्जेक्ट्स जो पढ़े होते हैं, वो सब कुछ इसी से होता है ना, रीडिंग होता है। जितना ज्यादा रीड करते हैं उतना अच्छा उनका ये वाला पार्ट रहता है। ठीक है, तो आरसी हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, मैच द कॉलम, मैच द फॉलोइंग, है ना, पैराजम्बल्स, डबल फ्लर्स और ये वर्ड स्वैप, ये इजी होता है उनके लिए। वोकेबलरी भी इजी ही होता है, डिफिकल्ट नहीं लगता बच्चों के लिए, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं तो रीडिंग उनकी हमेशा से अच्छी रहती है। तो एक तो उनकी रीडिंग अच्छी होती है तो कॉम्प्रिहेंड अच्छे से कर लेते हैं, और जब कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है और टाइम भी घट जाता है। तो सही है गलत है? ऐसे ही होता है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं ये वाला लॉजिकल इंग्लिश। अब इसमें आती है पूरी ग्रामर, और ये मैंने अच्छे से एनालाइज किया हुआ है काफी टाइम से, 6-7 साल हो गए पढ़ाते हुए। मैंने हमेशा देखा है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो,
चाहे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हों, उनका ये वाला टॉपिक, खास तौर पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, उनका ये वाला सेक्शन हमेशा वीक रहता है, ग्रामर वाला पार्ट। वो क्योंकि देखो, जो आपने एकेडमिक्स में इंग्लिश पढ़ी होती है ना ग्रामर वाली, उसका स्टैंडर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आप इंग्लिश पढ़ते हो उसका स्टैंडर्ड बहुत अलग होता है, ठीक है। तो अब जो हम यहाँ पर क्लासेस कंटिन्यू रखने वाले हैं, तो इसमें स्टैटिक पार्ट तो हम पढ़ेंगे ही, और हमारा ये जो लॉजिकल वाला पार्ट है ना, लॉजिकल इंग्लिश, इसमें हम ग्रामर को डिस्कस करेंगे, यूसेज ऑफ ग्रामर की बात करेंगे, जिसमें बेसिक इंग्लिश होगा, एडवांस इंग्लिश होगा, ग्रामर के सारे टॉपिक्स होंगे, करीब 17 to 18 टॉपिक्स हैं जो ग्रामर के हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, बहुत अच्छे से लॉजिकल अप्रोच में, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। बाकी ये वाला जो पार्ट है ना, स्टैटिक वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दोस्तों बहुत ही, मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत डिफिकल्ट पार्ट है। इसको अगर इसको सीखना है, स्टैटिक पार्ट को अगर आपको सीखना है, जितने भी दोस्त अभी क्लास देख रहे हैं या आगे चल के जितने भी बच्चे इस रिकॉर्डेड क्लास को देखेंगे इन फ्यूचर, तो उन बच्चों के लिए एक बात बता देता हूं कि अगर आपको स्टैटिक पार्ट को अच्छा करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको बस एक ही काम करना है, सिर्फ एक काम करना है, वो है ये, आपको सिर्फ रीडिंग करनी है दोस्तों, बस। अगर आप रीडिंग करते हैं या रीडिंग करने की आपकी हैबिट ऑलरेडी है, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इन सारे टॉपिक्स में आपको मुश्किल नहीं आने वाली है। बस किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक, सपोज जैसे हम पैराजम्बल्स की प्रैक्टिस करनी है, पैराजम्बल्स के क्वेश्चन सीखने हैं, तो पहली क्लास होगी जिसमें मैं आपको पैराजम्बल्स के बेसिक्स की बात कर लूंगा कि देखो भाई ये पैराजम्बल्स होते हैं, ऐसे ऐसे इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, करीब 100 प्लस पैराजम्बल्स को ऑन बोर्ड यहाँ पर आपको सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद मैं आपको 2 या 300 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए ऑलरेडी मतलब प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, कि हाँ भाई इनको प्रैक्टिस कर लो आप लोग। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बाद में हम उसका एक डाउट सेशन ले लेंगे कि भाई ये बताओ 200 क्वेश्चन दिए थे आपको सॉल्व करने के लिए, तो बताइए कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं, तो वो हम क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऑनबोर्ड सॉल्व भी करवा देंगे। तो जब आप एक ही टॉपिक से आप 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये वाले, चाहे वो आरसी हो, चाहे क्लोज हो, चाहे मैच द फॉलोइंग हो, पैराजम्बल्स हो, डबल फ्लर्स हो, 200 300 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इजिली इनको बहुत अच्छे से सीख जाएंगे और आप अच्छे स्कोर करने लग जाओगे, ठीक है। तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी दोस्तों। अब आप रीडिंग करेंगे तो एक तो ये बेनिफिट मिलेगा ही आपको। दूसरी बात, ये जो बुकैब वाला जो पार्ट है ना, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है रीडिंग पर, ठीक है। तो जितना आप रीड करते हो उतना बेनिफिट होता है आपके लिए। कुछ बच्चे रीडिंग में यहाँ पर उनको ये प्रॉब्लम आती है कि कई बच्चों का क्या होता है कि इंटरेस्ट नहीं होता रीडिंग का, कि वो हमें मजा नहीं आता, हम नहीं पढ़ना चाहते, और डायरेक्ट उनको बोल दिया जाता है कि जाओ बच्चों न्यूज़ पेपर पढ़ लो या द हिंदू पढ़ लो। तो क्या होता है कि देखो यार, जब जिस चीज में इंटरेस्ट ही ना आए तो उसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, समझ में नहीं आता है, तो फिर मजा नहीं आता पढ़ने में। तो ऐसे में क्या करना चाहिए जिससे कि इंटरेस्ट भी आ जाए और हम पढ़ने लग जाएं? सिंपल सा तरीका है दोस्तों, आप एक काम करें कि आप न्यूज़ पेपर स्टार्टिंग में ना पढ़ें, बल्कि आप चाहें तो एकेडमिक्स की बुक्स पढ़ लें, 11th की, 10th की, 11th की, स्टोरी टाइप की बुक्स पढ़ लें, या कोई नॉवेल पढ़ना स्टार्ट कर दें। मतलब कि स्टोरी तो सबको अच्छी लगती है, तो स्टोरीज पढ़ने लग जाएं। या फिर अगर आप आपका कोई फेवरेट चीज है, सपोज आप क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है आपको, तो आप न्यूज़पेपर में सिर्फ क्रिकेट वाले पार्ट को पढ़ने लगे। या आपको बॉलीवुड वाला पार्ट अच्छा लगता है तो उसको पढ़ने लगे। तो इससे क्या होगा, धीरे 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 इंटरेस्ट डेवलप होगा, और इंटरेस्ट डेवलप होगा तो फिर आप पढ़ने लग जाएंगे। समझ गए ना? तो स्टैटिक पार्ट के लिए मेन चीज है रीडिंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आरसी से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए, पहला आरसी आपके सामने ये रहा। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा पढ़िए आप इसको, फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। पहले आप इसको पढ़िए जल्दी से, टाइम देता हूँ थोड़ा सा पढ़ने के लिए, फिर मैं पढ़ाता हूँ। इसमें जो क्या नाम है, इंस्ट्रक्शन वाली जो लाइन है, डायरेक्शन वाली, वो पहली ही लाइन है दोस्तों। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो।
ठीक है? तो वो पहली ही लाइन है, बाकी जो सेकंड लाइन है ना वो पैसेज का ही पार्ट है दोस्तों। एज़ द कोविड-19 पैंडेमिक वर्सेंड इन द कंट्रीज़ अक्रॉस द ग्लोब, यहाँ से मतलब हमारा पैसेज स्टार्ट होता है। तो पढ़िए जल्दी से इसको। चलिए, अब मैं पढ़ के दिखाता हूँ दोस्तों। लिखा है कि एज द कोविड-19 पैंडेमिक वर्सेंड इन कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, most governments took the precaution of closing their schools in an attempt to contain the spread of the virus. अब देखो, आप सभी को पता है जो कोविड-19 पैंडेमिक जब मतलब पूरे वर्ल्ड में जब ये फैल गया था, स्टार्टिंग में सबने क्या किया था कि इसको उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था। सबने सोचा कि चलो ये चीज़ आगे चले कंट्रोल हो जाएगी, इतना ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो इसकी जो सीरियसनेस है, जो इसकी डेडली मतलब कितना जो डेडली है, ठीक है? इसकी डेडली जितना ये इसकी क्या नाम है, क्या कह सकते हैं, इंटेंसिटी है जो मतलब खतरनाक होने की, ठीक है? कितना ये डेंजरस है। तो इसकी जो डेंजरस जो होने की जो क्वालिटी थी ना, वो उन्होंने इतना बताया नहीं था, मतलब चाइना ने बताया नहीं था। चाइना ने शुरू में बताया था कि हाँ, ये एक वायरस है जो कि उतना ज़्यादा डेडली नहीं है। हाँ, ठीक है, वायरस है, इन्फेक्शियस है, तो इससे थोड़ा-सा सावधान रहें, बस इतना बताया था चाइना ने। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो लोगों ने इसको लाइटली लिया था कि चलो ठीक है, ये थोड़ा-सा स्प्रेड करता है, बाकी मतलब ज़्यादा मतलब फेटल नहीं होगा, ठीक है? ऐसा उनको लगता था। बाकी ये बहुत ज़्यादा फेटल था। तो क्या हुआ ऐसी सिचुएशन में कि लोगों ने क्या किया कि इसके प्रिकॉशन के लिए क्या किया कि लोगों ने स्कूल को थोड़ा-सा बंद कर दिया शुरुआत में कि चलो स्कूल को बंद कर देते हैं ताकि हम उसके जो जो वायरस है ना जो फैल रहा है, उसको हम कंटेन कर पाएँ, रोक पाएँ, रोकथाम कर पाएँ। इन जापान ईच वीक ऑफ स्कूल क्लोजर्स रिप्रेजेंट्स अबाउट 22 आवर्स ऑफ फेस टू फेस कंपल्सरी इंस्ट्रक्शन टाइम टू लोअर secondary school. The capacity of a school to innovate, adapt, and support staff varies from country to country and school to school. At it is these school capacity that can prove to be valuable assets for responding to crisis and uncertain times, as well as building resilience when facing challenges in delivering instruction. School closures have forced many schools to and come up with innovative and pragmatic solution in order to deliver teaching and ensure learning and can happen remotely. देखो ये सभी को पता है, ये हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था कि जब वो क्या नाम है क्या होने लगा था, जब कोविड-19 बहुत तेजी से स्प्रेड करने लगा था, ठीक है? अक्रॉस द कंट्री, जब हमारे इंडिया की बात हो रही है, बहुत फैलने लगा था, तो लोगों ने क्या किया था, पहले तो स्कूल बंद कर दिए, स्कूल कॉलेज वगैरह सब बंद कर दिए थे। बाद में जो स्कूल कॉलेजेस थे ना, उनको ऑनलाइन मोड पे लाया गया कि चलो पूरा नहीं बट कुछ क्लासेस उसकी ऑनलाइन मोड पे लगाई जाए। अब जैसे सपोज 6 घंटे की क्लासेस होती हैं स्कूल में, तो अब 6 आवर्स की क्लासेस ऑफलाइन मोड में होती हैं, तो ऑनलाइन मोड में कुछ आवर्स 2 आवर्स 3 आवर्स की क्लासेस करके स्टार्ट किया, क्योंकि अब वो उनके लिए इतना ज़्यादा क्या कह सकते हैं, बच्चों के लिए इतना ईज़ी नहीं था कि वो ईज़िली उसको अडैप्ट कर लें, ठीक है? तो अडैप्ट करना थोड़ा आसान नहीं था, क्योंकि पहले एकदम से इतने सालों तक ऑफलाइन पढ़ते रहे, फिर अचानक से ऑनलाइन में शिफ्ट होंगे और उसके लिए भी 6 आवर्स की क्लासेस लेना, ये तो हर बच्चों के लिए फ़ीज़िबल नहीं था। तो स्टार्टिंग में कम आवर्स की क्लासेस करके उन्होंने क्या किया कि बच्चों को रिमोटली एजुकेट करना शुरू कर दिया। रिमोटली एजुकेट करने का मतलब ये हुआ कि वो अपने घर पे ही मतलब रहकर पढ़ रहे थे, ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे थे, यूट्यूब के थ्रू, किसी एप्लीकेशन के थ्रू, इस तरह से बच्चे क्लासेस में बच्चे इस तरह से स्कूली क्लासेस को ले रहे थे, ठीक है? आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जॉब गोअर्स हुआ करते थे, वो लोग भी क्या कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे जॉब, ठीक है? ये सब ये चल रही थी। अब क्योंकि देखो काम तो नहीं रुक सकता, एजुकेशन भी नहीं रोक सकते, तो उसके लिए एक एक तरीके का एक हमने एक टेक्निक निकाली थी जिसके थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा सके थोड़ा-थोड़ा करके, और
स्कूल और ये हम इसको कंटेन भी कर पाए, स्प्रेड जो वायरस स्प्रेड हो रहा है उसको कंटेन भी कर पाए। ये दोनों चीजें करना चाह रहे थे। द गुड न्यूज इज दैट in spite of the challenges that the transition to remote teaching may have entailed for some teachers, a climate of openness to innovation was present in most OECD schools. School leaders and teachers may also be able to tap into online resources that could facilitate the dissemination of information, instructional material, and remote learning across schools. ठीक है। अब देखो ये तो पता ही है सबको कि जब वो क्लासेस वगैरह स्टार्ट करने लग गए ऑनलाइन मोड पर तो कुछ तो प्रॉब्लम होने वाली थी। क्या प्रॉब्लम होने वाली थी? यही प्रॉब्लम होने वाली थी कि पहले तो एक उन बच्चों के लिए एक अच्छी सी ऐसी बिल्डिंग वगैरह हम बच्चों के लिए और जो टीचर्स वगैरह उनके लिए एक ऐसा प्रोवाइड करवाना पड़ेगा जो कि वायरस से दूर हो, वायरस उसमें ना फैल पाए। और दूसरी बात ये थी कि जो बच्चे थे, जो टीचर थे, उनको ऑनलाइन क्लासेस के लिए, टीचर के लिए भी और बच्चों के लिए भी, जो ऑनलाइन के लिए जो डिवाइसेस की जरूरत पड़ती थी वो भी फैसिलिटेट करवाना था। ठीक है। तो ये सब चीजों की भी जरूरत पड़ने वाली थी ताकि कि वो रिमोट लर्निंग को वो प्रमोट कर पाए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फेमिलियरिटी विथ ऑनलाइन ट्रेनिंग कैन प्रिपेयर टीचर्स फॉर कम्युनिकेटिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद द स्कूल कम्युनिटी थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। एंड देखो मतलब ये पहले टीचर को ही सिखाना था ताकि वो फैमिलियर हो जाए इन चीजों के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी सक्सेसफुल हो गए थे जब ये चीजें पेंडेमिक का टाइम चल रहा था। बहुत सारे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म थे ना वो उसी टाइम पे फ्लोरिश कर गए जब ये कोविड-19 का टाइम चल रहा था। हर जगह लॉकडाउन था तो लोग वहां पर ऐसी सिचुएशन में जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी उसको गैदर कर, उसको मतलब अवेल करना चाह रहे थे। और ऐसी सिचुएशन में आपने देखा होगा बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल भी हो गए। ठीक है। तो अब उन जो प्लेटफॉर्म पर जो लोग ऑन बोर्ड हो रहे थे, जो पढ़ाना स्टार्ट कर रहे थे, तो उनके लिए भी एक ट्रेनिंग दी जाती थी कि ऑनलाइन एजुकेशन कंप्लीटली डिफरेंट था। क्योंकि उससे पहले ज्यादातर टीचर्स वगैरह या बच्चे वगैरह ऑनलाइन एजुकेशन से यूज टू नहीं थे। तो बच्चों के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन टीचर्स को पढ़ाने के लिए उन डिवाइसेस का यूज करना पड़ता था। तो उनको वो सब कुछ यूज टू करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन में किस तरह से आपको पढ़ाना है, कैसे आपको बिहेव करना है, क्योंकि सामने बच्चा बैठा नहीं होगा आपके। तो कंप्लीट चीजें काफी डिफरेंट थी, तो उनको वो सब कुछ सिखाना पड़ता था। ठीक है। तो ये बात हो रही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। इन जापान 9% ऑफ टीचर पार्टिसिपेट इन online courses seminars in 12th month prior to the survey, which is lower than the average of OECD countries participating in TALIS 36%। तो कह रहे जो जापान के जो टीचर्स थे लगभग 9% ही पार्टिसिपेट किए ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कि भाई कैसे मतलब एक ट्रेनिंग जो होती है ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, तो उसमें सिर्फ 9% ही जापान के टीचर्स उसमें पार्टिसिपेट किए। बाकी अदर कंट्री के जो टीचर्स थे ना वो 36% किए। फिर लिखा है these online courses seminars proved to be very helpful for the teachers during the crisis। अब ये जो ऑनलाइन सेमिनार थे ना टीचर्स को सिखाने के लिए कि आपको कैसे बच्चों को डील करना है, क्योंकि देखो यार आप भी समझते हैं कि ऑनलाइन में बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान काम नहीं है। ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाना इजी होता है थोड़ा सा, क्योंकि वहां पर बच्चे फिजिकली वहां पर प्रेजेंट होते हैं, टीचर भी वहां प्रेजेंट होता है। तो कई बार क्या होता है कि वहां पर बच्चों टीचर की आपस में बातचीत होती है, तो टू वे कम्युनिकेशन होता है। और इसमें भी टू वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन ऐसी क्लासेस जिसमें ऑनलाइन मोड में क्लासेस चल रही होती हैं वहां पर बच्चों का जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। आप आजकल देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया का टाइम है और सोशल मीडिया में जो रील्स चल रही हैं वो रील्स बच्चों को इतना ज्यादा अफेक्ट कर रही हैं कि उनके जो कंसंट्रेशन है, उनका जो पेशेंस लेवल इतना कम हो गया है कि 10-15 सेकंड की रील होती है लेकिन बच्चा 1-2 सेकंड में ही डिसाइड कर लेता है, जज कर लेता है कि ये देखने लायक है कि नहीं है, तुरंत हटा देता है। सही है गलत है? तो एक टीचर 1 घंटे 1.5 घंटे क्लासेस लेगा तो उसके लिए सोचो कि बच्चों को कितना धैर्य चाहिए, कितना पेशेंस चाहिए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी वहां पर। ऑफलाइन क्लासेस में तो बच्चे एक बार क्लास में बैठ जाता है तो वो पढ़ के जाता है। सही है गलत है? लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं था। फिर लिख रहा है दो although the absence of in-person lesson can be somewhat compensated by the use of online platforms and other technology-rich activities, access to the necessary digital devices is not equally distributed across the population।
तो कह रहा है कि हालांकि जो इन पर्सन, मतलब इन पर्सन का मतलब ऑफलाइन बोलना चाह रहे हैं, कि जो ऑफलाइन क्लासेस में जो पढ़ाया जाता था उसको, उसके एब्सेंस में, उसके एब्सेंस में जो लॉस हो रहा था ना, उस लॉस को कंपेंसेट किया जा रहा था किसके थ्रू? ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, और कुछ टेक्नोलॉजी रिच एक्टिविटीज के थ्रू क्या कर रहे थे, जैसे कि अब यूट्यूब क्लासेस हैं तो वहां पर आप यूट्यूब पे जब क्लासेस चलती हैं तो बच्चा अपना क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है? कमेंट लिखकर। लेकिन कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि जो क्वेश्चन पूछने के लिए बच्चों को मतलब माइक का भी ऑप्शन देते हैं कि बच्चा वहां पर हैंड रेज करेगा, देन इसके बाद वो बोल सकता है, टीचर उसको सुन सकता है कि क्या पूछा जा रहा है। तो ये सारी फैसिलिटीज दी जा रही थी ताकि बच्चों को ऐसा फील हो कि जो ऑनलाइन क्लासेस है वो ऑफलाइन जैसी ही है। ठीक है, चलिए। और ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि जो बच्चों का लॉस हो रहा था ऑफलाइन क्लासेस में वो उसको कंपनसेट किया जा सके। फिर लिखा है इन पर्टिकुलर स्टूडेंट फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली disadvantaged background who lack the means to access these devices may be severely affected by the COVID-19 crisis, increasing learning inequalities as a result। अब कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियल उनकी वैसी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये दिक्कत थी कि मान लो उनके लिए उतना अच्छा एक डिवाइस चाहिए, सपोज एक लैपटॉप या एक पेन ड्राइव, सॉरी क्या बोलते हैं, पेन टैब या टैबलेट वगैरह चाहिए, या अच्छा एक अच्छा मोबाइल फ़ोन चाहिए। ठीक है, और उसके लिए एक अच्छी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ये सारी सुविधाएं चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए। अब मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जो कि हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर दिक्कत हो जाती है बच्चों को इन सब डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए। तो फिर क्या होता है कि लर्निंग इनइक्वालिटीज भी बढ़ने लगती हैं, क्योंकि कुछ बच्चे अच्छी चीजें सीख रहे हैं, कुछ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है वो सब कुछ, तो इनइक्वालिटीज बढ़ती हैं। ठीक है, आगे द कंडीशन फॉर क्रिएटिंग एन एडिकेट क्लाइमेट फॉर होम स्कूलिंग नॉट ओनली रिलाई ऑन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो ऑन वेदर एंड एप्रोप्रिएट फिजिकल स्पेस फॉर लर्निंग एग्जिस्ट एट होम। तो कह रहा है कि जो कंडीशन थी ना, मतलब बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन में शिफ्ट करना ही है हमें, तो उसके लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि वहां पर मतलब डिवाइसेस है कि नहीं है, टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं वहां पर कि नहीं है। ठीक है, और क्या कहते हैं, मतलब इंटरनेट कनेक्शन है कि नहीं है, सिर्फ ये सब कुछ जरूरी नहीं था, बल्कि वहां पर एक और भी चीज जरूरी थी, वो थी फिजिकल स्पेस और लर्निंग एडजस्ट। फिजिकल स्पेस मतलब ये हुआ कि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक परिवार है जिसके मतलब एक घर में मान लीजिए 2 कमरे हैं और उसमें 8 लोग रहते हैं सपोज। तो अब 2 कमरों के घर में 8 लोग अगर रह रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों को अगर पढ़ना होगा तो उनके लिए, अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो उनके लिए खाली सी रूम चाहिए, अलग से रूम चाहिए जिसमें कोई शोर शराबा ना हो रहा हो और वहां पर कोई दूसरा बंदा उपस्थित ना हो, क्योंकि बच्चे को पढ़ना है ना। तो ऐसे में डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। सही है गलत है? तो फिर इसकी भी जरूरत पड़ती है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सिर्फ यही सब कुछ नहीं कि आपने डिवाइसेस लगवा दिए हैं, आपने सब कुछ चीजें प्रोवाइड करवा दी हैं। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि फिजिकल स्पेस भी चाहिए, वो भी अप्रोप्रिएट वेदर चाहिए, अप्रोप्रिएट क्लाइमेट मतलब वेदर चाहिए, वहां पढ़ाई करने के लिए एक अच्छा एटमोसफेयर चाहिए वहां पर, तब जाके बच्चा पढ़ पाएगा। ठीक है, फिर लिखा है मच लाइक एक्सेस टू computers access to a quiet place to study may also have deteriorated during the crisis due to similar needs by parents for teleworking and siblings for home schooling। अब देखो, अब वो यही बात हो रही है इसमें कि बिल्कुल जो मतलब मच लाइक एक्सेस टू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की तरह ही उनके लिए एक शांति वाला एरिया भी चाहिए, शांति वाला एक प्लेस भी चाहिए जहां पर वो बच्चे पढ़ाई कर सकें, जहां पर शोर शराबा ना हो। अब यही चीजें डेट्रीवेट होने लगती हैं, किसकी वजह से? क्योंकि ऐसे ही नीड्स पेरेंट्स की भी हैं। अब वो जॉब करते हैं, कहीं पर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उनको भी एक शांति वाला कमरा चाहिए, उन्हें वहां से अपना जॉब करना है। सही है गलत है? तो वो वहां से अपना जॉब कर रहे हैं और वहां से और बच्चे को भी पढ़ाई करना है, तो दोनों के लिए अलग अलग स्पेस चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही कमरे में पेरेंट्स अपना काम करते रहे, बच्चा अपना पढ़ाई करता रहे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। सही है गलत है? और सिबलिंग्स भी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे या हो सकता है कोई जॉब कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी बिल्कुल सेम टाइप की मतलब स्पेस चाहिए, जो कि वहां पर
शांत वाला माहौल हो जहाँ के, ताकि वो इजीली काम कर पाए या पढ़ाई कर सकें। The relationship between school parents and and the larger school community is vital to provide contextualized and pertinent quality education. An open and fluid interaction between the school staff and parents has become now more important than ever. तो ऐसी सिचुएशन में जो स्कूल है और पेरेंट्स हैं, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ऐसे में। मतलब क्या लिखा हुआ है कि द रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल्स, पेरेंट्स एंड द लार्जर in the larger school community is vital to provide contextualized and pertinent quality education। मतलब बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए यहाँ पर पेरेंट्स और स्कूल कम्युनिटी, इन दोनों का एक बहुत बड़ा रोल होगा। मतलब टीचर्स अब अपनी तरफ से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पेरेंट्स को भी एडजस्ट करना पड़ेगा कि उनको बच्चों को एक ऐसा स्पेस देना पड़ेगा कि जो कि बच्चे वहां पर पढ़ाई कर सके, वहां पर डिस्टरबेंस ना हो, और उनको अपने काम के साथ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो कि बच्चों को प्रॉपर स्पेस देना है, बच्चों को टाइम देना है पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो ये बताना चाह रहे हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है कि एन ओपन एंड फ्लूइड इंटरेक्शन बिटवीन द स्कूल स्टाफ एंड पेरेंट्स हैज बिकम नाउ मोर इम्पोर्टेंट देन एवर। अब जो मतलब जो स्कूल है, स्कूल इसके स्टाफ है और जो पेरेंट्स है, उनके बीच का जो मतलब इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले क्या था कि बच्चों को पेरेंट्स अपने स्कूल छोड़ाते थे और बच्चों को टीचर अपने हिसाब से पढ़ाते रहते थे, समझाते रहते थे, और कभी कभार कोई जरूरत होती तो पेरेंट्स मीटिंग होती थी। लेकिन अब क्या है कि बच्चे मतलब पेरेंट्स के साथ हैं और टीचर अपनी तरफ से पढ़ाई करवा रहे हैं। तो अब टीचर तो अपना करवा रहे हैं पढ़ाई, अब बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो वहां पर पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा अब। ठीक है, तो अब पेरेंट्स को और स्कूल के जो स्टाफ है मतलब टीचर्स हैं, उनको आपस में बहुत अच्छे से मिलके चलना पड़ेगा, ताकि उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि दोनों मिलकर बच्चे के एजुकेशन के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल और इजी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, ये सब कुछ बातें हो गई भाई। अब आपके सामने ये लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस कैन फिल द ब्लैंक गिवन इन द पैसेज। तो ऊपर देखो, पहले वाले पैसेज में दिया हुआ था, यहाँ पर देखो ये दिया था। तो कह रहे थे कि एज वेल एज बिल्डिंग रेजिलियंस व्हेन फेसिंग चैलेंजेस इन डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शन, स्कूल क्लोजर्स हैव फोर्स्ड मैनी स्कूल टू। कि जो स्कूल के जो बंद हो रहे थे ना स्कूल, तो उनके बंद होने की वजह से क्या हुआ है, उन्होंने मैनी स्कूल्स को फोर्स किया है। किस चीज के लिए फोर्स किया है जरा देखते हैं। फोर्स किया है, ऑप्शन दे रखे हैं इधर। कम टू अ हॉल्ट, थिंक दैट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, think outside the box, dot the i's and cross the t's, ये पूछ रहे हैं। या गेन ग्राउंड्स, तो गेन ग्राउंड दोस्तों यहाँ पर आएगा थिंक आउटसाइड द बॉक्स या थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ये कहना चाह रहे हैं। सिंपल सी बात है, जब इतने सारा प्रॉब्लम हो गई पूरे एरिया पूरे कंट्री में अक्रॉस कंट्री नहीं अक्रॉस वर्ल्ड, स्कूल क्लोजर हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लोगों को घर में ही रहना पड़ रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में क्वारंटीन कर दिया गया था सभी को, बच्चों को भी, स्कूल्स मतलब वगैरह बंद कर दिए गए थे। तो ऐसे में दो ही ऑप्शन बनते थे, या तो पढ़ाई लिखाई बंद ही कर दिया जाए, एजुकेशन बंद कर दिया जाए, या फिर अगर एजुकेशन को वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो ट्रेडिशनली तो वो पढ़ा नहीं पाएंगे जैसे पढ़ाते रहते थे। लेकिन अगर फिर भी चाहते कि नहीं हमें पढ़ाना ही है, हमें बच्चों के करियर के बारे में सोचना है, तो फिर उनको आउट ऑफ द बॉक्स आके सोचना पड़ेगा, जिससे कि वो पढ़ा पाए। और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या थी कि वो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, ऑनलाइन मोड में। तो फिर ये 3 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर वांट टू कन्वे बाय साइटिंग एन ओपन एंड फ्लूइड इंटरेक्शन बिटवीन द स्कूल स्टाफ एंड पेरेंट्स हैज बिकम नाउ मोर इम्पोर्टेंट देन एवर। बताओ भाई, क्या कहना चाह रहा है इस लाइन से ऑथर, बताइए जरा मुझे, आप लोग समझाइए। बताओ।
पढ़ते हैं। कह रहा है कि इंटरेक्शन बिटवीन स्कूल स्टाफ एंड पेरेंट्स इज नेसेसरी टू फैसिलिटेट द dissemination of information and instructional material. Such interaction are intended to decide who will take responsibility of a students' academic performance during online learning. During the pandemic, digital devices play an important role in holistic development of a student, and therefore school staff should organize a seminar for parents to teach them how to use this technology. अच्छा, अगला देखिए फोर्थ ऑप्शन। स्टूडेंट फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड में बी सिवियर, ये तो होगा नहीं, छोड़ दो। दिस पीरियड, अगला लिखा है कि this period of crisis can either strain or strengthen the relationship between parents and school staff, and therefore it is necessary to for both of them to communicate and cooperate with each other for a healthy education system। बहुत सही, यही वो आंसर है दोस्तों, यही वो आंसर है। क्राइसिस कैन ईदर स्ट्रेन और स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड स्कूल स्टाफ। देखो भाई, यही वो टाइम है, या तो वो जो क्या नाम है, पेरेंट्स और स्कूल स्टाफ है उनके बीच में, या तो वो रिलेशनशिप को स्ट्रेन कर देगा, मतलब स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप बना देगा, या फिर उनको मजबूत बनाएगा, स्ट्रेंथफुल बना, उसको स्ट्रेंथन करेगा रिलेशनशिप को। क्योंकि and therefore it is necessary to for both of them to communicate and cooperate with each other for a healthy educational system। अब एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ताकि एक हेल्थी एजुकेशनल सिस्टम प्रोवाइड कर सके बच्चों के लिए। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बच्चों को भी एक अच्छे एटमॉस्फेयर की जरूरत है जहाँ स्ट्रेस ना हो, और पेरेंट्स को भी एक अच्छे एटमॉस्फेयर की जरूरत है ताकि वो अपना काम कर पाए। और अगर वहां पर अनहेल्दी एटमॉस्फेयर हुआ तो एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम बिल्ट नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए ये फिफ्थ ऑप्शन बिल्कुल आंसर सही होगा। हाँ, आ जाइए, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या चाहिए? तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए कह रहा है वेल स्ट्रक्चर्ड सिलेबस, ना। कैपेसिटी बिल्डिंग बिल्कुल हो सकता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, डिजिटल डिवाइस और सुटेबल इन्वायरमेंट। देखो यार, सुटेबल इन्वायरमेंट बिल्कुल चाहिए, डिजिटल डिवाइस भी चाहिए, और यहाँ लिखा है ना कि कैपेसिटी बिल्डिंग, बिल्कुल ये भी चाहिए। एक बिल्डिंग भी चाहिए कैपेसिटी वाली, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग भी चाहिए, यानी कि VDE सही आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। तो बताइए जरा क्या ट्रू लग रहा है आपको, पढ़ के देख लो। ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अक्रॉस द ग्लोब आर फेसिंग द सेम चैलेंजेस, कैसा है? अच्छा, द chaotic सिचुएशन ओपनड अप न्यू विस्टास फॉर टीचर्स। फिर लिखा है एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज इक्वली बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ये तो नहीं है सही, ठीक है। एजुकेशन ऑफ दोज हु हैव एक्सेस टू डिजिटल डिवाइसेस रिमेन अनअफेक्टेड, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं है। और ऑप्शन ए कह रहा है ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अक्रॉस द ग्लोब आर फेसिंग द सेम चैलेंजेस, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। यानी कि यहाँ पर प्रॉब्लम है बी, ठीक है, कि जो कैओटिक सिचुएशन है ना, जो मतलब कैओस आ गया था ना पेंडेमिक की वजह से, तो उस सिचुएशन ने क्या किया है कि ओपन अप न्यू विस्टास फॉर टीचर्स। तो टीचर्स के लिए उन्होंने एक नया अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करी, नई कुछ प्रॉब्लम्स भी सामने आई, उनको फेस भी करना था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई थी, आपको पता ही था कि वो शुरू से ही ऑफलाइन पढ़ाते रहे हैं, लेकिन अब उनको ऑनलाइन बोर्ड में भी शिफ्ट होना पड़ रहा था। तो ये सारी चीजें उधर हो रही थी, मतलब कोविड-19 की वजह से, ठीक है। तो बताइए ये समझ में आ गया आपको कि नहीं? आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज कैन रिप्लेस द फ्रेज गिवन इन बोल्ड इन द पैसेज। कौन सा था बोल्ड, पढ़ के देख लो यार। ये लिखा है प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल, दीज ऑनलाइन कोर्सेज या सेमिनार्स प्रूव्ड टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर द टीचर्स
ड्यूरिंग द क्राइसिस ऑल्दो द एब्सेंस ऑफ इन पर्सन लेसन, ठीक है, तो यहाँ लगा प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल इसके लिए। हाँ, अब इसका क्या मीनिंग देगा जरा चेक कर लो भैया। तो ये रहा, तो लिखा है व्हील एंड बॉय क्लोवन हूव ह्यूमन सर्विस। अब भाई क्लोवन हूव का मतलब तो वो होता है किसी के, जैसे आप लोगों ने जानवरों को देखा होगा, उनके जो पैर होते हैं, मतलब टॉय वाला पार्ट, वो बीच में से इसमें पार्ट होता है, मतलब कटा हुआ जैसा, तो उसी को कहते हैं क्लोवन हूव। तो ये तो होगा नहीं इसका मीन। वीर एंड बॉय का मतलब होता है गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस, ये भी नहीं होगा। ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है एक्सीलेंट जॉब, बहुत अच्छा काम होना। तो ये, हाँ, तो एक भी ऑप्शन नहीं, जो मेन आंसर था वो गिवन नहीं है इसमें दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन ही नहीं दिया, तो इनमें से कोई आंसर नहीं आएगा, है ना। तो एक्चुअली इसमें नन ऑफ द अबव भी हम लगा देते, लेकिन ऑप्शन 3 है, चौथा ऑप्शन ही नहीं है। तो ये शायद हो सकता है कि टाइपिंग एरर हो गई हो, ठीक है। बाकी चलो ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ से सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ से। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज। ये इसको हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर बाद। लो बच्चों इसको। हाँ जी बच्चों, ये रहा पैसेज, अगला हमारा स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ पहले आप इसको 5 मिनट पहले पढ़िए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं।
चलो भाई, अब बात करते हैं, हम इसकी पढ़ने की बात कर लेते हैं। तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, अब मैं बताता हूँ, देखिए। आपने पढ़ा है कि ईरान डिसीजन टू रिड्यूस इट्स कमिटमेंट अंडर द 2015 ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन which sought to curtail its nuclear capabilities is more of a warning than a move to break the nuclear deal। तो कह रहे जो ईरान का जो डिसीजन था ना रिड्यूस करना, मतलब अपने कमिटमेंट को, जो उन्होंने कमिटमेंट किया था न्यूक्लियर डील के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए जो, हाँ, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि विच शॉट टू कर्टेल इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। कर्टेल का मतलब होता है घटा देना, रिड्यूस करना। तो उन्होंने जो अपना एग्रीमेंट कर रखा था, कमिटमेंट किया हुआ था ना, JCPOA, इसके अंतर्गत, मतलब जो उन्होंने अंडर में उन्होंने ये बोला था कि हम अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को कर्टेल कर लेंगे। तो ये क्या है, इज मोर अ वार्निंग देन अ मूव टू ब्रेक द न्यूक्लियर डील। तो ये वार्निंग से ज्यादा एक क्या था, एक मूव था कि इस न्यूक्लियर डील को ब्रेक कर देंगे। फिर कह रहे हैं कि ईरान हैज बीन अंडर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रेशर सिंस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प पुल्ड द यूएस आउट ऑफ द डील ईयर अगो। तो कह रहे हैं जो अपना ईरान है ना, वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली प्रेशर में है जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया है, अपने आप को, मतलब यूएस को, उसने उस न्यूक्लियर डील से बाहर निकाला है 1 साल पहले। फिर कह रहे हैं द यूएस हैज सिंस एम्ड अप इट्स एंटी ईरान रिटोरिक एंड रीइंपोज सैंक्शंस। देखो ये आप सभी को पता होगा कि यूरो जो यूएस है ना, उसका एक ही काम होता है। यूएस क्या करता है, जब तक कोई कंट्री है सब कुछ सही चल रहा है, रिलेशन बढ़िया चल रहा है, तब तक तो ठीक है। जैसे ही कुछ गड़बड़ हुआ तो ये सैंक्शन लगा देता है। सही है गलत है? तो अब ईरान पे भी चल रहा है ना? तो ईरान पे क्या करता है, उसने रीइंपोज कर रखे सैंक्शंस, ठीक है। फिर लिखा है कि वाइल प्रेसिडेंट हसन हसन रोहानी cleansed the agreement in 2015 despite opposition from hardlines। ठीक है, हालांकि जो प्रेसिडेंट हसन है ना, हसन रोहानी, उन्होंने एग्रीमेंट को क्लिंच किया था 2015 में। बहुत सारी हार्डलाइन अपोजिशन, मतलब बहुत सारे अपोजिशन फ्रॉम हार्डलाइंस। तो हार्डलाइनर्स के बाद, मतलब हार्डलाइनर जो थे ना, उन्होंने जितना भी अपोज किया, उसके बावजूद भी उन्होंने उसको क्लिंच किया था एग्रीमेंट को 2015 में। अच्छा, हिज प्रॉमिस वाज दैट इट वुड हेल्प लिफ्ट सैंक्शन, ठीक है, प्रोवाइड रिलीफ टू ईरान इकोनॉमी। अब देखो, एक उन्होंने एक प्रॉमिस किया हुआ था। ये प्रॉमिस था कि देखो, ये ध्यान रखना, इसका ये आगे हेल्पफुल आएगा, मतलब ये आपको हेल्प करेगा एक आध क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये जो लाइन है ये एग्रीमेंट के पीछे की वजह क्या थी? एग्रीमेंट करने के पीछे की वजह ये थी कि उसको ऐसा प्रॉमिस किया गया था ईरान के लिए कि ये जो कंट्री है यूएसए, ये क्या करेगा, सैंक्शन को लिफ्ट कर लेगा, जिससे कि उसको क्या मिलेगा, उसको एक इकोनॉमिक रिलीफ मिलेगी, ठीक है। बट द इकोनॉमिक बेनिफिट डिड नॉट लास्ट इवन 3 इयर्स। लेकिन जो इकोनॉमिक बेनिफिट थे ना, वो 3 साल भी नहीं चले। फिर क्या होता है, weakening Mr. Rouhani's position in Iran's complex power dynamics, with the US having ended the sanction waiver it had given to certain countries, including India, on purchasing Iranian oil from the first week of May. The Iranian economy has come under more pressure। अब देखो क्या हुआ। हाँ, तो पता चल गया कि जो बेनिफिट थे ना, वो 3 साल भी नहीं चले, ठीक है। अब क्या हुआ कि यूएस ने क्या किया, यूएस ने ये करा कि कुछ सैंक्शन वेवर लगाने के बजाय एक काम क्या किया उसने, कि कुछ कंट्री है जैसे हमारा इंडिया है, इन सब पर उन्होंने क्या किया कि एक टाइप का एक क्या कह सकते हैं, सैंक्शन तो नहीं कहना चाहिए इंडिया के लिए, लेकिन उसने इंडिया के लिए ऐसा सजेस्ट किया होगा क्योंकि एलिस है इंडिया, मतलब एलिस तो नहीं लेकिन पार्टनर है, अच्छा, तो ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस का बहुत बड़ा, ठीक है। सिक्योरिटी पैक्ट भी साइन कर रखे हैं। तो उसने इंडिया को बोला हुआ कि एक काम करो, आप यहाँ से ऑयल वगैरह खरीदना बंद कर दो, ठीक है। तो और उसका जो ऑयल पर कुछ एक कैप लगा देते हैं कि भाई हम सपोज मार्केट में मान लीजिए कि 30 $30 पर बैरल वगैरह जो भी हो चल रहा हो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, कि उस हिसाब से चल रहा है मान लीजिए ऑयल। तो वो क्या कर देगा कि ईरान के लिए कैप लगा देंगे $70।
कुछ ज्यादा ही, कि आदमी खरीद ही नहीं चाहे, इतना महंगा क्यों खरीदेगा इंसान, समझ रहे हो। तो इस तरह से ये क्या कर देते हैं, इस तरह से सैंक्शन लगा देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि उस जो ईरान की इकोनॉमी और ज्यादा प्रेशर में आ गई, और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। ठीक है। इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट मिस्टर रूहानी अनाउंस द सस्पेंशन ऑफ सम ऑफ द रेस्ट्रिक्शन इन द डील। फिर लिखा है कि ईरान विल इमीडिएटली स्टॉप शिपिंग आउट एक्सेस इनरिच्ड यूरेनियम एंड हैवी वाटर। तो बाद में क्या हुआ कि ईरान ने क्या किया, इमीडिएटली स्टॉप कर दिया, मतलब शिप आउट करना चीजों को, जैसे कि यूरेनियम हो गया, हैवी वाटर हो गया, इन सब चीजों को रोकना, मतलब शिप आउट करने को बंद कर दिया है। ठीक है। मिस्टर रूहानी हैज गिवन 60 days टू अदर सिग्नेटरीज टू फाइंड सॉल्यूशन टू सील्ड ईरान बैंक। ठीक है, बैंकिंग एंड ऑयल सेक्टर फ्रॉम यूएस सैंक्शन। और ईरान ने अपने जो भी, जिन लोगों के साथ ऑयल वगैरह खरीदने बेचने के लिए, ट्रेड करने के लिए जो पैक्ट साइन कर रखे थे, उन सभी के लिए 60 days का टाइम दे दिया कि आप यूएस के सैंक्शन से हमारे बैंकिंग सेक्टर और हमारे ऑयल सेक्टर को बचाइए, ताकि उन पर सैंक्शन ना लग पाए। In theory, access enriched uranium and heavy water allows Iran to expand its nuclear program, but it hasn't announced any such plan. The big threat is that it will resume higher level of enrichment to build weapons unless its grievances are addressed in 60 days. Iran's response may appear to be calibrated. It has not quite the deal as the US did, and its concerns are genuine, as it is being punished even as it is compliant with the terms of agreement. But Iran's move to put the remaining signatories on notice could be the start of the formal unraveling of the deal. अब देखो यार, ये भी थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन ईरान मजबूर है करने के लिए, कि जैसे ही यूएस ने ईरान पर सेक्शन लगाना शुरू कर दिया, तो अब ईरान के पास एक ही मौका था, एक ही तरीका था कि एक काम करे, जो उसके सिग्नेटरीज हैं, जो उसके ट्रेडिंग पार्टनर है, उन सबको बोला जाए कि यूएस पर एक प्रकार का एक प्रेशर बनाया जाए, जिससे कि यूएस अपने सैंक्शन को लिफ्ट कर दे, ताकि ईरान की इकोनॉमी थोड़ी सी स्टेब्लिश हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। अच्छा, ऐसा करने के लिए उसने बोला। अब ये बैकफायर भी कर सकता है, कि जो ईरान है ना, उसने सबके लिए एक टाइप का नोटिस दे दिया कि भाई हमारे पास, आपके पास 60 days का टाइम है, इतने दिन में आप कर लो तो कर लो, नहीं हम आपको ऑयल वगैरह नहीं देंगे। तो ये हो सकता है कि बैकफायर कर जाए, लोग बाकी जो कंट्री हैं वो ईरान की बजाय किसी और कंट्री से परचेज करने लगा, तो फिर मुश्किल हो सकती है। फिर लगा, यूरोपियन कंट्रीज हैव बीन वर्किंग ऑन अ मैकेनिज्म विच इज स्टिल इन द initial stage that allows Europe to trade with Iranian though a water system, avoiding the dollar and circumventing sanctions। अब देखो, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने क्या किया, एक मैकेनिज्म बनाया जिसकी मदद से वो क्या कर सकते हैं कि ईरान के साथ ऑयल वगैरह ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके लिए क्या किया है कि उन्होंने डॉलर वगैरह छोड़ दिया, डॉलर से नहीं किया उन्होंने यूज। उन्होंने अपनी किसी एक लोग, मतलब जैसे कि यूरोप की अपनी करेंसी है, तो उस करेंसी का यूज करके उन्होंने वहां पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, जिससे कि वो सैंक्शन से भी, मतलब कोई सैंक्शन से भी अफेक्ट ना कर पाए ईरान की इकोनॉमी। ठीक है। फिर लिखा है, बट इट हैज नॉट कवर्ड ऑयल ट्रेड द मैन स्टे ऑफ ईरान इकोनॉमी। अब बस यही समस्या थी कि बाकी चीजें तो ट्रेड कर सकते थे, लेकिन इस चीज में, इस मैकेनिज्म में जो ऑयल ट्रेड थी वो कवर नहीं करता था, और यही वो चीज है जो कि मैन स्टे ईरान की इकोनॉमी का। इफ यूरोप डज नॉट डू इनफ इन 60 days एंड ईरान स्टिक्स टू इट्स थ्रेट, द डील विल कोलैप्स। अगर यूरोप जो है कुछ नहीं करता 60 days में, तो और ईरान अपनी चीजों पर ही स्टिक रहता है, अपनी जो थ्रेट उसने दे रखी थी, अगर उसी पर स्टिक रहता, तो डील कोलैप्स करेगी, giving more reason to the US to escalate hostilities. It has, among other things, deployed an aircraft carrier and a bomber squad to the Gulf. ठीक है। अब क्या हुआ कि it has among the other thing deployed an aircraft carrier and a bomber squad to the Gulf। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया बाद में कि अपने लिए एक क्या नाम डिप्लॉय कर दिए एयरक्राफ्ट कैरियर और बॉम्बर स्क्वाड को गल्फ में। ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, यहाँ लिखा हुआ प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव वुड बी फॉर ईरान टू एंड दिस ब्रिकमैनशिप एंड यूरोप, ये कुछ एंड यूरोप ऑन इट्स पार्ट should stand firmly up to the US unilateral threats and pressure
and come up with ways to help Iran. A collapse of the deal would not only exacerbate the Iran nuclear crisis but also set a bad precedent in the international diplomacy. अब देखो यार, अगर यूएसए इस चीज में भी जीत जाता है, यूएसए अगर थ्रेट करके इस बार भी जीत जाता है, तो क्या होगा कि जो ईरान है या जो वर्ल्ड की जो डिप्लोमेसी है, वो डिप्लोमेसी फेल कर जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि ईरान की जो न्यूक्लियर क्राइसिस है वो बढ़ना ही बढ़ना है, घटना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बढ़िया चीज ये है कि किसी भी तरह से ईरान को ये कर लेना चाहिए, किसी भी तरह से बाकी कंट्री प्रेशर करें, कुछ भी करें, लेकिन ऐसा कुछ कर ले जिससे कि यूएस के सैंक्शन जो है ना ईरान को अफेक्ट ना करे, या वो लिफ्ट कर ले अपनी तरफ से। और ये अगर कर लेता है तो फिर ये होगा कि एक तरीके से जो डिप्लोमेटिक विन हो जाएगी ईरान के लिए। ठीक है, ये कहा जा रहा है। चलो भाई, अब आ जाओ क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन लिखा है कि एज पर द पैसेज व्हाई डिड द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान साइन द एग्रीमेंट। पैसेज के अकॉर्डिंग साइन क्यों किया था उसने, मतलब जो ईरान के प्रेसिडेंट है उन्हें क्यों एग्रीमेंट साइन किया। तो ऑप्शन पहला कहता है कि द प्रेसिडेंट हैड टू साइन द डील बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द स्टेट्स एंड द कंट्रीज पॉपुलेशन। नहीं देखो, ऐसा तो नहीं था। द प्रेसिडेंट हैड कॉन्फिडेंस दैट बाय साइनिंग द डील द सैंक्शन ओवर द कंट्री वुड बी रिमूव्ड दस इंप्रूविंग द इकोनॉमी। बिल्कुल यही बात थी। साइन करने की पीछे की वजह यही थी कि अमेरिका क्या करेगा कि अपने जो सैंक्शन लगा रखे हैं वो लिफ्ट कर लेगा, रिमूव कर लेगा, और उनकी इकोनॉमी हो जाएगी थोड़ी सी बूस्ट हो जाएगी, थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए उन्होंने किया था, और वो हुआ भी, लेकिन वो 3 साल ही चला मुश्किल से, बाद में जैसा का तैसा हो गया। तो आंसर बी शैल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए अगला आ जाइए भाई। Question number 7. As per the passage, what is the alternative that European nation are trying to work on to deal with Iran? अब ये पूछ रहा है कि यूरोपियन नेशन क्या कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं जिससे कि ईरान के साथ डील कर लें। तो अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले कि एक मैकेनिज्म तैयार किया है यूरोप ने। ठीक है, जिसके तहत वो क्या करेंगे कि वो चीजों को ट्रेड कर लेंगे और यूज नहीं करेंगे डॉलर का, अपनी खुद की करंट करेंसी का यूज कर लेंगे। जैसे देखा है वाटर सिस्टम, इस वाटर सिस्टम का यूज करके वो क्या करेंगे कि डॉलर को रिप्लेस कर देंगे, डॉलर का यूज नहीं किया जाएगा। हालांकि इसमें एक प्रॉब्लम रहेगी कि वो ये जो चीज है, जो मैकेनिज्म है ना, ये ऑयल को कवर नहीं करेगा, और ऑयल ही मेन स्टे है ईरान का। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी फिर से सही आंसर होगा कि यूरोप इज ट्राइंग टू बिल्ड अ मैकेनिज्म इन विच द ट्रेड would be done using the barter system rather than the use of dollar। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो। Which of the following phrases would be used in dash to form a contextually and grammatically correct sentence? चलो ऑप्शन दिया है, some mechanical skill could carry out that would cut off access to about a fifth of the world's oil and a quarter of its natural gas, threatened to pull the UK and the international community into the escalating friction between Washington and Tehran, deepen cooperation with the other signatories instead of breaking the deal। अब देखो जरा इसमें हम पढ़ लेते हैं, इसमें एक छोटी सी चीज ध्यान है ना कि जो डीपन और थ्रेटन है, इन दोनों सेंटेंस में उन्होंने मेन वर्ब से स्टार्ट किया है, लेकिन सम और दैट है ना, ये दोनों सेंटेंस, ये हमारा एक डिटर्मिनर से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा एक प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों अब उस ब्लैंक को जाके चेक कर लो कि वहां रिक्वायरमेंट किस चीज की है। आ जाइए, यहाँ लिखा हुआ है, देखो एंड लिखा हुआ है। तो एंड के पहले क्या लिखा हुआ है देखिए कि अल्टरनेट वुड बी फॉर ईरान टू एंड, टू एंड, एंड मतलब एक वर्ब है। तो यहाँ पर भी हमें वर्ब चाहिए। अगर हमें वर्ब चाहिए ना, तो दोस्तों वर्ब चाहिए तो ये यहाँ पर दो ऑप्शन है। देखिए, एक तो है ये 3 वाला, एक है 4 वाला, ये दो ऑप्शन तो कट गए। अब लिखा है थ्रेटन टू पुल द यूके एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी इनटू द एस्केलेटिंग फ्रिक्शन बिटवीन वॉशिंगटन एंड तेहरान। देखो ऐसा नहीं था, उन्होंने किसी को मतलब क्या कहते हैं थ्रेटन नहीं किया था, बल्कि क्या था, डीपन कॉपरेशन विद अदर सिग्नेटरीज इंस्टीड ऑफ ब्रेकिंग द डील। बिल्कुल यही हुआ था कि उन्होंने क्या किया कि डीपन कॉपरेशन, कॉपरेशन को और ज्यादा डीप किया था। ठीक है, अदर सिग्नेटरीज के साथ। ठीक है, मतलब वो नहीं चाहते थे कि वो जो डील है उसको ब्रेक किया जाए, उसके बजाय और ज्यादा जो कॉपरेशन था उसको और डीप करने की कोशिश की थी। ठीक है, यही प्रॉपर आंसर होगा। दो तो वैसे ही कट जाएंगे क्योंकि वहां वर्ब है ही नहीं है। ठीक है, ये इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग सही नहीं है, फिर यही आंसर सही बनेगा 4। चलो अगला क्वेश्चन, अगला है ही नहीं इसमें।
चलिए अगला एक और पैसेज है आपके सामने, इसको फटाफट से पढ़ डालिए, फिर हम इसको सॉल्व करवाते हैं। चलो दोस्तों, इसको इस वाले प्रैक्टिस मतलब इस वाले क्लोज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। और दो क्लोज दो दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो हमने डिस्कस किए उनको अच्छे से एक बार घर में पढ़ लेना, ठीक है। बाकी की बात करेंगे कल की क्लास में। ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।